हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थी.in में। घड़ी मैंने पहन ली है मतलब पिछली वाली वीडियो में पिछले विषय में मैंने नहीं पहनी थी। तो पार्ट 9 हम लोग कर रहे थे दोस्तों, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। आपकी इतिहास की किताब से याद है ना, बहुत सारे विषय हमने पहले कर लिए हैं, देख लेना जाके जल्दी से। तो भाई विषय हमारा है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। तो बहुत से भाई मेरे प्यारे प्यारे चुटकी चुटकूस, बहुत से लोग कथक सीखते होंगे। कथक सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, पहली बात बता रही हूँ, लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों पे ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ लड़के होती हैं, कुछ तो होते हैं जो लोग सोचते हैं कि कथक लड़के नहीं कर सकते, लड़कों को डांस नहीं करना चाहिए, लड़कों को नाचना वाचना नहीं चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़के बल्कि और खूबसूरत लगते हैं नाचते हुए लड़कियों से ज्यादा। लड़कियां जलना मत, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना। सबसे पहले तो मैंने आपका ये मिथ तोड़ा। उसके बाद पूछना चाहूंगी कौन कौन कथक करता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कथक करते हैं। तो यदि वीर प्रदेश भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं तो नृत्य का भी तो यही सत्य है। तो पिछले वाली विषय में हमने राजपूतों के बारे में बात करी थी कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न राजा मिलते हैं। कोई कैसा शूरवीर होता है तो किसी ने शेर का मुंह फाड़ दिया, तो कोई कैसा शूरवीर है तो किसी ने तीरों की शैया पे सुला दिया लेकिन वीर गति प्राप्त करी। भिन्न भिन्न कहानियां, अलग अलग कहानियां सुनने को हमें बहुत मिलती है राजपूतों के बारे में। तो कथक का भी तो यही सत्य है। कथक भी तो कथक हो गया या किसी भी तरीके का नृत्य हो गया, हर जगह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग है, ठीक है। कहीं पे कथक कहलाता है, कहीं पे कथक, कहीं पे भरतनाट्यम है, तो कहीं पे कुचिपुड़ी है। बहुत अलग अलग नृत्य हैं भाई। तो कथक, इसका सबसे पहले शाब्दिक अर्थ समझते हैं। कथक यानी कि कथा। कथक यानी कि कथा। कथा क्या होता है? मतलब कोई कथा सुनाना, कोई कहानी सुनाना। कथा संस्कृत शब्द है और बिल्कुल सही जाता है इसके साथ, इस नृत्य के साथ बिल्कुल सही जा रहा है। क्योंकि जब भी आप कोई भी ऐसा कुछ ऐसा हाथ से बनाते हैं, ठीक है, तो वो सोच रहे हैं वो बस ऐसी बना रही है, सुंदर लग रहा है, नहीं, उसका मतलब होता है कुछ। अगर वो ऐसे, मेरे हाथ तो भी थोड़े भरे हुए हैं पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर वो ऐसे कमल बनाती है, मतलब ऐसे बनाती है, तो वो ये नहीं है कि फूल खिल रहा है गाने में, कमल दिखा रही है, कुछ तो बता रही है। तो कथक कुछ ऐसा नृत्य कहलाता है जो हमें कहानी दर्शा रहा होता है, ठीक है। तो वही कथक का मतलब भाई समझ आ गया होगा सबको। एक संस्कृत शब्द है ये जिसका इस्तेमाल कहानी बोलने में होता है, कोई कहानी सुनाने में होता है, नृत्य का क्या लेके, सहारा लेके। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों के लिए किया जाता था। तो उत्तर भारत में सबसे पहले इसकी मशहूरता उत्तर भारत से बढ़ी है और उसके बाद धीरे धीरे करके ये आज के वक्त में भारत के हर विद्यालय में तो नहीं लेकिन बहुत से विद्यालयों में आज के वक्त पे इसे सिखाया जाता है। और मेरे विद्यालय में भी कथक होता था, लेकिन मैंने कभी भी कथक नहीं सीखा क्योंकि मुझे दिलचस्पी ही नहीं थी। जबरदस्ती नहीं सीखना चाहिए, जिसमें दिलचस्पी है उसे सीखना चाहिए। मेरे उसमें था कि या तो गाना सीखिए, म्यूजिक था, और एक था ड्राइंग मतलब पेंटिंग। मैंने पेंटिंग चुना था क्योंकि मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है। मेरे घर में इतनी सारी टंगी हुई है मेरी पेंटिंग, ठीक है। तो और मेरे मम्मी पापा कहते हैं चिड़ियाघर बना रखा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब जबरदस्ती सीखना, सीखो, बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको दिलचस्पी है तो आप सीख सकते हो। मेरे विद्यालय में था और बहुत बच्चों आप लोगों के विद्यालय में भी होगा, और नहीं होगा तो हम लोग अलग से जाते हैं सीखने। आज के वक्त पे कथक की इतनी ज्यादा मशहूरता फैल गई है ना। लेकिन पहले के वक्त पे कथक को भी ना थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं परेशानियों से जाना पड़ा है। बहुत से लोगों ने इसे नापसंद किया था, नाचना गाना नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ सोचा था। लेकिन भारत ने कभी भी कथक और ऐसे सुंदर उम्दा ये नृत्यों को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति है ये। जब बाकी लोग नहीं छोड़ते अपनी संस्कृति तो अपना भारत क्यों त्यागे भाई, ठीक है। और मैं बताऊंगी कि किसने नापसंद किया। अब वो हमारे भारत में है भी नहीं, उन लोगों ने नापसंद किया। तो कथक उत्तर भारत के मंदिरों में अपने हाव भाव और गीतों से कथाकार थे। अब मैं सबसे पहले बताती हूँ कि ये एक जाति का नाम था। पहले ये एक जाति का नाम था, मंदिरों में रहने वाली जाति कहलाती थी। और ये मंदिरों में जो कहानियां नहीं सुनाते बैठ के या फिर नृत्य करके कहानियां सुनाते हैं, ये उन जातियों में आता था, ठीक है। तो कथक एक जाति थी, एक कथाकार कहलाते थे, यानी वो व्यक्ति या वो जाति जो कहानियां सुनाते हैं। तो ये एक जाति रह चुकी है दोस्तों। और ये कहीं इधर उधर भटकने वाली जाति नहीं, मंदिरों में शुद्ध जाति, मंदिरों में रहकर भगवान की स्तुति करते वक्त गाना गाते थे और कहानियां बोलते थे।
फिर कहानी करते करते अपनी कहानी को उन्होंने गाने से जोड़ दिया। अब गाना कह रही हूँ, नृत्य से जोड़ दिया। नृत्य करते करते अभी कहानी सुनाते थे। तो इसने 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ काम किया। ठीक है, भक्ति आंदोलन जब हो रहे थे, जब बहुत से लोग सड़कों पे निकलकर राधे कृष्णा, बहुत से अलग अलग लोग निकलकर ऐसे निकलते हैं ना, आपने देखा होगा, जाते हैं, एक सारे लोग सिलसिला बन के जाते हैं और गाने भजन करते हुए जाते हैं, तो बहुत से लोग नृत्य करते हुए भी जाते हैं, है ना। तो उस वक्त पे कथक को काफी ज्यादा, जब ये भक्ति आंदोलन चल रहा था, तब कथक को और भी ज्यादा लोगों से मिला, एक तरीके से सहारा मिला कि हाँ कथक होना चाहिए। भगवान के साथ अगर इसे जोड़ दिया जाए तो ये बहुत शुद्ध लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। पहले से ही अच्छा है, लेकिन शायद बहुत शुद्धता वाला एक नृत्य कहलाता है ये कथक। ऐसा नहीं मतलब यहाँ से ये फाड़ा, वहां से ये फाड़ा, ऐसे यहाँ से काजल बिखेर लिया और ऐसे नाचा। कथक कुछ और ही है दोस्तों, कुछ और ही है। बहुत शुद्धता के साथ ये नृत्य बनता है, और तभी इसलिए हमारे छह शास्त्र कलाओं में आता है ना। वो आप जानते हो, मुझे पता है। तो राधा कृष्ण के लोक नाटक, जिन्हें रासलीला कहा जाता है, कथक के मूल भावों के साथ संयुक्त लोक नृत्य थे। तो इन्हें कुछ भगवानों से जोड़ा गया। सबसे पहले कृष्ण राधा की बात आती है। कृष्ण राधा के रासलीला और उनके, होता नहीं जो पहले चलता था, वो लोग नटखट थे, वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग पेड़ के नीचे छुप रहे हैं, वो लोग घी खा रहे हैं, माखन खा रहे हैं। तो ये सब एक तरीके से वो लोग नाटक के तौर पर प्रदर्शित कर देते थे। कुछ इस तरीके से ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, नहीं पता मुझे, लेकिन मैं कर दे रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से वो नाटक को क्या कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं ना। तो एक नाटक को, एक कहानी को वो नृत्य के तौर पर लोगों को प्रदर्शित करते थे। तो मुगल सम्राट, अब सबसे पहले शुरुआत देखिए कहाँ से हुई। मुगल सम्राट और उनके रईसों के अधीन कथन दरबार में किया जाता था। इधर सबसे ज्यादा मशहूरता मिली है कथक को। बताया जाए तो मुगल सम्राट जो होते थे, बहुत बड़े बड़े मुगल शासक होते थे, उनको अपने राज दरबार में नृत्यकारिणियों को बुलाने का काफी अच्छा उनको दिलचस्पी रहती थी। अब बुलबुलैया में आपने देखा होगा कैसे दरबार बना रहता है। वो आती है, आमी जे तुम्हार शुधु जे तुम्हार, ऐसे करके आती है ना। तो वैसा ही दरबार सोचिए, अपने दिमाग में थोड़ा सा विचार लाइए, तो कुछ इसी तरीके से। और अनारकली वाली एक मुगले आजम, वो मूवी भी बहुत अच्छी थी। मुगल आजम के अंदर वो कैसे करके नृत्य कर रही होती है ना दरबार के सामने, सब लोग देख रहे होते हैं। फिर नृत्यकारिणी को पैसे वैसे भी दिया जाता है, उसको कोई आभूषण दे दिया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा लग जाता है नृत्य उनको। तो जिस तरीके से ये मुगल दरबारों में बहुत ज्यादा प्रचलित हो चला था, ठीक है। और इसे दो परंपराओं या घराने में सबसे ज्यादा विकसित हुआ, यानी कि दो परंपरा या दो राज्यों में सबसे ज्यादा इसे प्रस्तुति मिली है, सबसे ज्यादा इसे स्नेह मिला है। वो है राजस्थान, जयपुर और लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के नवाबों को और राजस्थान में जो राजपूत होते हैं उनके सामने इस नृत्य को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। ठीक है, इसे बुरा नहीं माना गया। उसके बाद है ये अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के तहत प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ। तो भाई पता चल गया भाई किसके बारे में बात हो रही है, वाजिद अली शाह के बारे में बात हो रही है। सबसे आप कह सकते हैं अंतिम में जो नवाब बने थे, ठीक है। तो वाजिद अली शाह ने इसको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया, इसे बोला कि इसे मुख्य कला बनाना चाहिए। तो आज के वक्त में देखा जाए तो आपने देखा होगा रामनाथ कोविंद जी के हाथ से, मैंने बहुत सारे से टीवी पे देखा है कि बहुत सारे उनके हाथ से दिया जाता है, बड़े बड़े नामचीन अवार्ड दिए जा रहे होते हैं, पुरस्कार दिए जा रहे होते हैं, भारत रत्न, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। आपने देखा होगा बहुत से नृत्यकारिणी कथक करने वाली बहुत से 15-15, 20-20 सालों से कर रही हैं वो लोग, और अंधे और ऐसे जो जिनको सुनाई नहीं देता उन सारे लोगों को भी सिखाते हैं, तो उनको पुरस्कार ये सब देते हैं। मैंने ऐसा देखा था, ठीक है। तो ऐसा मिलता है, और कथक को कभी भी एक बुरे नृत्य में नहीं देखा गया है कभी भी। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने सोचा कि बुरा नृत्य है, अच्छा नहीं है, ना पसंद किया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिसने इसे प्रोत्साहन किया। वाजिद अली शाह हो गए और राजपूत हो गए, नवाब हो गए, इन सब ने हमेशा से दरबार के अंदर कथक करने वाली नृत्यकारिणियों को ही बुलाया। ये ना केवल इन राज्यों में बल्कि पंजाब, मैंने आपको बताया ना उत्तर भारत में, जयपुर में और लखनऊ में नहीं, सिर्फ पंजाब,
हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह ये प्रसिद्धि पा रहा था, हर जगह ये प्रसिद्धि पा रहा था। विस्तृत वेशभूषा, फुटवर्क आदि भी दिया गया। तो भाई बहुत खूबसूरत इनको फुटवर्क यानी कि अच्छे अच्छे मोजरी और जूते दिया करते थे। सुंदर वेशभूषा, आपने वेशभूषा देखी अभी, ये वेशभूषा देख रहे हो, इतनी खूबसूरत साड़ी की वेशभूषा। ये कथक, मैं तो सोचती हूँ कथक सिर्फ नृत्य नहीं है, बहुत शुद्धि वाला नृत्य है, इसे भगवान से जोड़ा जाता है, तो इसको हटाने का कैसे बात किया जा सकता है। हम जिसमें बात करिए देखते हैं। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के अधिकांश, आप जानते हैं 17वीं मध्य 17वीं शताब्दी के अंदर ही ब्रिटिशर्स आ गए थे इंडिया में, हमारे भारत में ब्रिटिशर्स आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने देखा कि कथक बहुत ही नापसंदीदार एक नृत्य है, इसको हटा देना चाहिए, इसके मंजूरी नहीं देनी चाहिए करने की। तो ब्रिटिश प्रशासक जो होते हैं, प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, जो संभालते हैं राजपाट वगैरह, लेखा के उल्लेख दस्तावेज सब संभालते हैं, उन्होंने बोला कि इस कथक का पक्ष लिया गया कि ये गलत है, ठीक है, इसको नहीं करना चाहिए, नापसंद करा, ठीक है। फिर भी ये दरबारियों द्वारा जीवित रहा और नृत्य के 6 शास्त्रीय रूपों में से एक बना, ठीक है। आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे नहीं आएगा, पक्ष नहीं लिया, ठीक है। तो कथक का कभी भी ब्रिटिशर्स ने पक्ष नहीं लिया, लेकिन फिर उसके बाद भी इनका कुछ चला वाला नहीं, फिर भी बहुत से दरबारी, बड़े बड़े मुगल राजाओं ने और भी बड़े बड़े राजपूती राजाओं ने इसको हमेशा से आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया, क्योंकि ऐसा नृत्य बंद नहीं होना चाहिए, हमारे भारत की कला है तो वो क्यों डूबनी चाहिए। और मैं बात करूं हमारे 6 शास्त्रीय नृत्य की बात करूं तो मैं 6 शास्त्रीय नृत्य आपको समझा देती हूँ। एक तो है भरतनाट्यम, उसके बाद आता है कथकली जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो नैन लड़ा के और अपने हाथों से इशारे करके समझाते हैं, हमें कोई कहानी सुनाते हैं। फिर कथक आ जाता है, कथकली अलग है, कथक अलग है, ठीक है। और फिर मणिपुरी आ जाता है भैया हमारा। उसके बाद कुचिपुड़ी और उड़ीसी, ये हमारे 6 शास्त्र कला नृत्य में आते हैं, जो सबको दिखाना था 6 शास्त्र कला में। तो पहले के वक्त पे कथक को भी यार गुजरना पड़ा है, बहुत सारी तकलीफों से उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन अंत में जीत उसी की हुई। आगे जाके वो 6 शास्त्र कलाओं में आप इस वक्त जो कथक को सीखता है ना, उसकी बहुत अलग ही उसको अलग ही प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि भारत की संस्कृति, बहुत से हमारे बच्चे हैं जो नहीं सीखना चाह रहे, बच्चे बाहर की चीजें सीखने के लिए बहुत बैले सीख रहे हैं, और अच्छी बात है, बाहर की भी सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने भारत की सीखना आपको नहीं लगता सही रहेगा पहले, है ना। लोग सोचते हैं कि कराटे, मार्शल आर्ट ये जो हम सीखते हैं ये सब बाहर का है, बाहर का नहीं है, ये भारत का जन्म है। बोधि धर्मन जो चाइना गए हैं, ठीक है, जो चीन में गए थे बोधि धर्मन, वो भारतीय थे, उन्होंने ही ये सब सिखाया, है ना। 18 हैंड ऑफ बुद्धा उन्होंने ही चीन में सिखाया। तो ये सब चीजें हमारी हैं और जो हम समझते हैं बाहर की है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो विषय है वो आप जानते हैं, संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपराएं, जिसको कहा जाता है मिनिएचर पेंटिंग, इसको करेंगे हम दूसरे विषय में, ठीक है। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए, और दूसरे वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, बी हैप्पी, खुश रहना, बाय।